जो बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के केवल थ्योरी दी है हम लोगों को, सही है ना। उनका थ्योरी क्या कहता है? उनका थ्योरी कहता है अगर किसी वस्तु को ऊपर से फेंक दिया जाए या गिरा दिया जाए, वो वस्तु हमेशा नीचे की ओर जाएगी, सही है। और नीचे की ओर जब वो वस्तु जाएगी तो एक समान त्वरण रखेगी, सही है बात। एक समान जो त्वरण वस्तु का रहेगा वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो वो एक समान त्वरण को हम लोग किस नाम से पहचानते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? कभी नहीं भूलना है ये चीज़, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का फिर परिभाषा भी लिखे थे। तो वहाँ हम लोग क्या बात किए थे कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला त्वरण है, सही है ना। त्वरण किसे कहते हैं बाबू? ठीक है, हाँ, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। आपको ये सब चीज़ अगर याद नहीं है तो आज का टॉपिक तो एकदम तुम लोगों के समझ के परे होगा, क्योंकि आज का टॉपिक मैथमेटिकल है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम को ढूंढेंगे, क्या गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, उसका सार्वत्रिक नियम क्या है, ये सब जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मैथमेटिकल नॉलेज नहीं रखते हैं अपने पास में, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, तो आज बस रट्टू तोता वाला काम होने वाला तुम लोग के लिए। और जो समझ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दो वस्तु है, इसमें से अगर एक वस्तु पृथ्वी है तो पृथ्वी उस वस्तु को किस चीज़ से खींचती है? जिस त्वरण से खींचेगी उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। क्लियर है। एक टॉपिक और आया था, निर्वात, है ना। एक ऐसा माध्यम जहाँ पर बिल्कुल नील है, एकदम नील, शून्य, है ना। हवा का मान क्या हो गया? एकदम शून्य हो गया। उस माध्यम को निर्वात कहा जाता। और बॉयल्स जो हैं वो इसी नियम को सॉल्व किए थे, है ना, प्रैक्टिकल किए थे इसी नियम पर। वो क्या किए थे? दो प्रश्नली लिए थे, दोनों प्रश्न एक में रखे थे वो लोहे का और दूसरे में पंख। उसके बाद दोनों से वो चूषक यंत्र के माध्यम से वो दोनों से वायु को निकाल लिए थे। जैसे ही वायु निकला उसके ऊपर क्या लगा दिए? वो रबड़ कॉर्क, और उसको उल्टा कर दिए। उल्टा जब किए तो दोनों का दोनों, चाहे पंख हो चाहे लोहे का वो छर्रा हो, दोनों समान हाइट से गिरने लगा, बराबर एकदम। जो इस बात को सत्यापित कर रहा था कि जो गिरना है, जो गुरुत्वीय है, ये जो गिरने वाला केस है, ये उसके द्रव्यमान के परे होता है। सही है बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज खून पसीने की कमाई होगी। ठंडा मौसम आ गया इसीलिए। तुम लोग मास्क लाते हो ना? वो रखना होगा, मास्क रखना होगा। वैसे ठीक है, ठाक है। आज हम लोग देखेंगे, अच्छा, न्यूटन के बारे में बड़ा दिलचस्प कहानी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में न्यूटन अपना ये थ्योरी जो है वो तकरीबन 1627 के आसपास दे चुके थे। देखो अपने बुक में तारीख देख लो, क्योंकि हमसे अक्सर तारीख में मिसमैच हो जाता है। 1627 के आसपास शायद वो थ्योरी दे चुके थे। 1627 हटा दो बाबू इसको, 1667, सॉरी 27 बोल रहे हैं, 1667 है ना। हाँ, 42 में तो वो पैदा ही हुए थे, 27 कैसे? 1667, सही है ना। लेकिन उसको पब्लिश जो किए थे ना, वो पब्लिश करने का अच्छा, न्यूटन के बारे में कहानी भी पता नहीं, हम पहले तुम लोग को बताएं कि नहीं कि आखिर न्यूटन के द्वारा सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नियम या गति और बल यही सब चीज़ नहीं है न्यूटन के द्वारा, और भी बहुत सारी थ्योरी है। आगे तुम 11th-12th में जाओगे तो तुमको कैलकुलस पढ़ने के लिए मिलेगा। कैलकुलस मैथ का एक टॉपिक है, यूज़ हम लोग इसको फिजिक्स में भी करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह कहलाता है। उसका भी खोज न्यूटन किए। तुम लोग लाइट पढ़े थे क्लास 8 में थोड़ा सा, ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश का परावर्तन वगैरह, उसका भी खोज करने वाले न्यूटन ही हैं, ऑप्टिक्स। और ये दो प्रकार के प्रकाशिकी का, वो दो प्रकार से ऑप्टिक्स का बताए थे, एक तरंग और एक प्रकाश, ये दो चीज़ का है। और ये सब चीज़ बताए थे जब एक प्लेग महामारी फैला था, जिस तरह से अभी एक महामारी फैला हुआ है ना, प्लेग महामारी फैला था, तो उस समय भी लॉकडाउन जैसे ही हालात थे। वर्ड लॉकडाउन यूज़ नहीं किया गया, तो सभी को यूनिवर्सिटी से बोला गया कि सब अपने अपने घर जाइए, सब पढ़ाई बंद, कॉलेज वॉलेज बंद। तो न्यूटन को करीब 1 साल तक अपने घर में रहने पड़ा था, और उस 1 साल के दौरान ही न्यूटन ये सब चीज़ ढूंढे थे। और ऑप्टिक्स के बारे में ऐसा है, ऑप्टिक्स माने प्रकाश का अध्ययन के बारे में ऐसा है कि वो एक जगह बैठे हुए थे और छोटा सा प्रकाश की किरण जो है वो कमरे में घुस रही थी। इसके बाद ही ऑप्टिक्स का इजाद हुआ। घर में बैठे बैठे ये कैलकुलस पे रिसर्च करके कैलकुलस ढूंढ लिए। देखो कितना बड़ा काम लॉकडाउन में भी पॉजिटिव चीज़ किया जा सकता है, अच्छा चीज़ किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस लॉकडाउन का ये फ़ायदा करते हैं, बाबू 11th क्लास छोड़ करके क्रिकेट खेल रहा है, तो लॉकडाउन का ऐसा भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। और लॉकडाउन का एक ऐसा फ़ायदा भी होता है कि आप घर पर बैठ के उसका फ़ायदा उठाइए। हम भी उठा रहे हैं लॉकडाउन का फ़ायदा, आपको पढ़ा भी रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम अलर्ट हो गए इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल हमको इस बार बहुत फ़ायदा पहुंचा। जो पिछले साल वीडियो बनाया था
1-2 दिन का हम वीडियो भी नहीं बनाते थे, तुमको हम पिछले साल का ही वीडियो भेज देते थे, काम आ जाता था। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज जो थ्योरी हम क्लियर करेंगे, हो सकता है अब उसका ध्यान रखोगे बीच बीच में कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, अटक जाए, हम दिख रहे हो। अगर ये जो अब थ्योरी अगर तुमको मान लो समझ में नहीं आया, वीडियो तुम्हारे लिंक पर हम डाल देंगे, वहाँ पर कभी भी दिक्कत लगा क्लिक किया और एक बार फिर से देख लिया इस चीज़ को, है ना। हम इसका दोहरा फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। हम इस चीज़ में क्यों पीछे रह गए हमको ध्यान नहीं, बट अब ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आखिर न्यूटन वो गुरुत्वाकर्षण को कैसे ढूंढे। ये ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है गुरुत्वाकर्षण। कमज़ोर का मतलब होता है जिसे आसानी से खंडित तोड़ा जा सकता है। तुम और तुम्हारा दोस्त अगर अगल बगल बैठे हो, तुम दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में मौजूद विद्यमान कोई भी दो पिंड के बीच में हमेशा ही यह बल कार्यरत रहता है। हम कौन सा वर्ड यूज़ किए हैं? हमेशा। और जब हम हमेशा लगा दें तो समझ जाना कि यह हमेशा वाला चीज़ होने वाला है। हमेशा कार्यरत रहता है, हमको पता नहीं चलता, हमको इसका कोई अनुभव नहीं होता, बट ये कार्यरत रहता है, ये काम करता रहता है रेगुलरली। और ये किस प्रकार कार्य करता है, इसका क्या फॉर्मूला, जैसे फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है, F बराबर ma, तो वहाँ पे पता चलता है ना कि किसी वस्तु पे जब आप बल लगाते हो तो वो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई फॉर्मूला है? उसको न्यूटन ढूंढ कर बताए थे। देखो कैसे। न्यूटन का कहना था कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो, किसी अजय बाबू किसी वस्तु पर लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो, एक निष्कर्ष ये निकाले न्यूटन, वो ये बोले कि अगर आप दो वस्तु के बारे में बात करो और इस पर आप पता करना चाहते हो कि इन दोनों पर लगने वाला बल का परिमाण क्या होगा। परिमाण का मतलब होता है बाबू वैल्यू। उस बल का अगर आप गणना करना चाहते हो तो वस्तु पर लगने वाला बल जो होगा वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान यानी मास, उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। अब वो कैसे काम करेगा उसको हम लोग बाद में डिराइव करेंगे। और दूसरा बात वो लिखे थे, लगने वाला बल इन वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बातें हैं। अब ये बात क्या है, एकदम आसान तरीके से हम लोग समझाएंगे और इस बात का हमको पूरा उम्मीद है कि तुम समझ भी जाओगे। देखो, अगर हम दो वस्तु का जिक्र करें, क्योंकि यहाँ पर कितने वस्तु का जिक्र हो रहा है? दो वस्तु का। तो हम पता करने वाले हैं न्यूटन के थ्योरी के आधार पर कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल के साथ क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक पहला वस्तु मेरा है, ये पहला वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पर हम रख दिया दूसरा वस्तु, हो गया दो वस्तु। ये दोनों वस्तु एक दूसरे से, ये केंद्र है, दोनों वस्तु एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, सही है। अगर पहले वाले वस्तु का वजन m1 हो, m से किसको सूचित करते हैं बाबू? मास को। और मास माने क्या होता है बाबू? द्रव्यमान, सही है। और इसी चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि मास और भार यानी द्रव्यमान और भार दोनों एक चीज़ है या अलग अलग है, सही है ना। हम कई बार ऐसे बात किए हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कई बार लोग द्रव्यमान को क्या समझ आते हैं कि ये भार ही है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, दोनों दो चीज़ें हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है पोटेंशियलिटी जो आपके अंदर है। जैसे एक शरीर का निर्माण हुआ है तो इसका शरीर का निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है, ये उसका द्रव्यमान है। ऑर्गेन्स जितने भी हैं द्रव्यमान है वो। और भार बाबू डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पर। जिस बल से कोई, जैसे पृथ्वी पर तुम हो तो पृथ्वी किस बल से खींच रही है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से खींच रही है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ भार अलग डिफाइन होगा। वही चीज़ तुम चंद्रमा पे जब तुम जाते हो तो भार, वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, पृथ्वी की तुलना में उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है।
तो अगर हम 66 kg के हैं और चंद्रमा पे चले गए तो मेरा वजन हो गया 11 किलो। इसका क्या मतलब है? रास्ता से जब हम उड़ान भरे थे तो अंदर का जो जितना भी चीज़ है, ये जो अमाशय है और फेफड़ा है और हृदय सब निकल के फेंकाता चला गया रास्ता भर में? नहीं, द्रव्यमान रहा, भार बदल गया। भार क्यों बदल गया? क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण और इसका गुरुत्वीय त्वरण में अंतर आ गया। यानी गुरुत्वीय त्वरण बदलता है, जगह जगह पर ये बदलेगा। गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलते हैं मालूम है ना? पृथ्वी जिस बल से किसी चीज़ को खींचे। अब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहेंगे? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? चंद्रमा जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, ज़रूर चंद्रमा के द्वारा खींचने वाला त्वरण का मान कम रहा होगा। कम रहा होगा तभी ना हल्का हो रहा है वस्तु। वहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को तौल रहे हैं, कितना हो रहे हैं? 11 kg। इसका मतलब है बहुत ही कम पावर से वो खींच रही है, 1/6 हो जाता है, इतना कम है वहाँ का। समझे? देखो आते हैं इस टॉपिक पर भी। तो m से द्रव्यमान है, इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। ये m1 हो गया और ये दूसरा वाला वस्तु है तो इसका हो जाएगा m2। पहला वाला नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने, हम लोग जो एक्चुअल में यहाँ ढूंढ रहे हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल समीकरण, है ना? हम लोग ये तलाशेंगे अभी। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये ब्रह्मांड में लगने वाला सबसे कमज़ोर बल होता है, यानी इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि सर बोल रहे हैं कि दो बच्चे के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो तुमको पता ही नहीं है। नहीं पता चलता है बाबू, तो इसको तुम आसानी से तोड़ देते हो, आसानी से तोड़ सकते हैं। चले जाते हो उठ करके, एहसास होता है। वही मैग्नेट को तुम हटाओ, देखो तुमको लगे ताकत लगाना पड़ रहा है चुंबक से किसी चीज़ को हटाने में, बट यहाँ क्या करना पड़ रहा है? ये चीज़ नहीं करना पड़ रहा, इसलिए सबसे कमज़ोर बल होता है। पहला रीज़न कहा गया कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल। अब इसका बल का दिशा क्या होगा? देखो ये वाला वस्तु m1 जो है वो m2 पर बल लगाएगा। ये क्लियर हो गया बात? ये वस्तु जो m2 है वो किस पर अपना बल लगाएगा? m1 पर अपना बल लगाएगा। ये अब इस बल का ही हमको कैलकुलेशन देखना है। ये वाला बल इसके द्वारा लगाया गया बल हो गया और एक इस तरफ से लग रहा है बल, यानी बल की दिशा इनकी क्या हो रही है? विपरीत है। दोनों ही एक दूसरे पर बल लगा रहा है, ये भी खींच रहा है तो ये भी खींच रहा है, तो दोनों अपनी स्थिति को बना कर रखा हुआ है। देखो पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण बल है भाई। पृथ्वी जिस बल से पृथ्वी सूरज को टान रही है, सूरज भी अपना फोर्स लगा रहा है पृथ्वी पर। दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए दोनों अपने जगह को क्या कर रहा है? बना कर रखा है। नहीं तो कोई एक दूसरे की ओर खिंचा चुका होता अब तक। समझ रहे हैं बात को? तो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं किसी वस्तु पर लगने वाला बल को हम लोग सूचित क्या करते हैं? F से। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, इनका द्रव्यमान, पहला वाला का द्रव्यमान m1, दूसरे वाले का द्रव्यमान m2, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शन, समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझा जाए, m1 m2 क्या है बाबू? पहले वाले वस्तु का द्रव्यमान। m2 क्या है बाबू? दूसरे वाले वस्तु का द्रव्यमान। ये किसका सिंबल है बाबू? समानुपाती का। अब यहाँ देखो क्या होता है, समानुपाती के केस में जब ये वाला वैल्यू, ये ऊपर में है ना, ये वैल्यू भी ऊपर में है और ये वाला वैल्यू भी ऊपर में शो हो रहा है, तो अगर ये वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी द्रव्यमान को अगर बढ़ा दिया जाए, तो लगने वाला बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर वस्तु छोटी कर दी जाए तो उस पर लगने वाला बल का मान भी क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। अंश को अंश से ही तुलना किया जाता है। अंश बढ़ेगा तो इस तरफ वाला भी अंश बढ़ेगा, अंश घटेगा तो इस तरफ वाला भी अंश घटेगा। फर्क समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। फिर दूसरा बार में बोला गया कि जो लगने वाला बल होता है ना, तो लगने वाला जो बल होता है ना, वो इन वस्तुओं के बीच की दूरी, कौन है बीच की दूरी? इन वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r, है ना? तो इन वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। हो गया व्युत्क्रम का वर्ग, हो गया बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम। देखो तो हो गया व्युत्क्रमानुपाती। अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बोल रहे थे? अभी थोड़ा देर पहले हम बोला कि जब अंश बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब अंश घटेगा तो ये भी घटेगा। अब ये देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, उल्टा विचरण करेगा। उल्टा विचरण करने का क्या मतलब है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर हम दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ रहे हैं ना? यानी दो वस्तु जब सबसे पास पास होगी तो उनके बीच का, जब उनके बीच की दूरी को कम कर देंगे तो बीच की दूरी ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? ये उल्टा विचरण करेगा। तकलीफ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको रटने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए, तुम यहीं पे देख लो।
बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दिख रहा है ना। यहां बोलेंगे बल दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही हो गया। अब इस दोनों को हम समीकरण मान लें, इसको बोल दे समीकरण नंबर 1 और इसको हम बोल दे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं एक साथ, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? दोनों समीकरण को अगर एक साथ लिखें तो क्या इन समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो, इन दोनों समीकरण को अगर तुम परिभाषा के रूप में लाओ, ध्यान से, हम बोल रहे हैं लिख सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लिख सकते हैं। तुम खुद से सोचो ना, क्यों लिख सकते, समझो। इन दोनों को पढ़ो, ये बोल रहा है कि बल जो है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और बल जो है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को तुम ऐसे लिख दो तो क्या हम बोल सकते हैं कि बल जो है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी, देखो अभी भी व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, तुम खुद देख लो। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अभी भी हो रहा है ना डिस्कस। अगर आप इसको बढ़ा दो तो इसको क्या करेंगे प्रभु, घटा देंगे। अगर आप इसको घटा दो तो इसको बढ़ा देंगे। अभी भी ये दोनों जो अलग अलग लिखा हुआ था, यहाँ पर जब एक जगह पर आया तो अभी वही बात जाहिर हो रहा है जो यहाँ था, कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम इस समीकरण को दिखला भी सकते हैं। दोनों समीकरण को हम एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह लेकर चले आए, सही है। इसके बाद मैथ में सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, बराबर का निशान चाहिए ना मैथमेटिकल टर्म में। तो हम उस बराबर के निशान को लिख देंगे, F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा। और आप ध्यान रखेंगे, जब जब समानुपाती का सिंबल सूचक हटाते हैं तो हमको एक नियतांक लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो नियतांक हम लेंगे, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण ढूंढ रहे हैं ना, तो नियतांक के रूप में हम क्या लेंगे, कैपिटल G। और बचेगा क्या क्या चीज़ बाबू, m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ये। और यहाँ पर डब्बा में डाल के हम लिख सकते हैं कि जो कैपिटल G मिला है वह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये F क्या मिला, क्या है F? ये F देखो क्या मिला, ये F है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। कि दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है उसका बताइए वैल्यू। तो दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है वो होता है G m1 इंटू m2 बटे आर का स्क्वायर। न्यूटन का ये दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सबसे सॉलिड है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग जो कूलॉम का पढ़ेंगे 11th क्लास में, बिल्कुल यही चीज़ आगे बढ़ेगा। उस थ्योरी में भी ऐसे ही कुछ यूज़ होने लगेगा। इस सब चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूरी है समझना, समझे। अब यहाँ से ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों बोल रहे होते हैं? नियतांक किसको बोलते हैं? नियतांक एक ऐसा वैल्यू होता है बाबू जो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर का मतलब, नियतांक उस मान को कहा जाता है, मतलब वैल्यू है ना, को कहा जाता है जो ताप, समय, आवृत्ति, द्रव्यमान, दूरी, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका एक निश्चित, बात नहीं करो, मान यानी कि वैल्यू होता है। अब ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ देखो, इसको समझने में किसी को तकलीफ है? हाँ, न्यूटन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी गई उसको क्या बोलेंगे? न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल का अगर आप गणना करो तो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है ना? ध्यान से, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r के वर्ग यानी आर स्क्वायर
के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। कर दिया। यहाँ पे तुम देख लो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को। इसके बाद हम लिखा कि दोनों समीकरणों को इकट्ठा करने पर तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा आर स्क्वायर। दोनों समीकरणों को एक जगह रख दिया। दोनों समीकरणों को एक जगह रखा तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा करके कैपिटल G लगाया जाता है। हम कैपिटल G लगा दिया। इस कैपिटल G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। जब जब समानुपाती का सिंबल हटाया जाएगा तब तब एक नियतांक को उसके जगह पर रखा जाएगा। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के केस में नियतांक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कैपिटल G का। कैपिटल G का, स्मॉल जी नहीं बाबू, स्मॉल जी कुछ और बता रहा है। क्या बता रहा है स्मॉल जी? लड़का लोग कोई बताओ। गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को तो आप रख सकते हैं क्या? यहाँ पर नहीं रख सकते। m है मास के लिए, इसको हम p नहीं बना सकते, समझे? हाँ, तो यहाँ पर आपको कैपिटल G मिला। तो इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों बोलते हैं? तो नियतांक उस वैल्यू को बोला जाता है बाबू जो कभी बदलता नहीं है, ये अपना एक एग्जैक्ट मान रखता है। गुरुत्वीय त्वरण भी एक नियतांक है क्योंकि ये पृथ्वी के किसी एक सतह के लिए 9.8 है। हालांकि ये जगह जगह पर बदलता है, पृथ्वी पर ही ये अलग अलग है। किताब में जब तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये मैदानी क्षेत्र में अलग है, ध्रुव पर जाकर इसका मान बदल जाता है। क्यों बदल जाता है हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के कोर पर आएंगे, समझने वाली बात है ये, और हम ग्लोब से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखो ना, जैसे जैसे हम पृथ्वी, ये देखो यहाँ पे पृथ्वी चिपटी होती है ना, यहाँ पे चिपटी है सतह पर। जब तुम यहाँ पर आओगे इस जगह पर तो तुम केंद्र के काफ़ी नज़दीक, केंद्र बिल्कुल बीच में होगा अंदर में, तो यहाँ पर जब तुम आओगे तो तुम केंद्र के नज़दीक होगे। नज़दीक का मतलब हो गया, बात समझ में आ रहा है? नज़दीक का, केंद्र के नज़दीक होना। अगर ये गोला है फुटबॉल जैसा, ये उसका केंद्र है, ये है पृथ्वी का। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर। हाँ, इतना ही है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या है, पृथ्वी थोड़ी सी चिपटी है। देखो ध्यान से देखो ना, तुमको अच्छे से समझा देते हैं हम। तब यहाँ हल्की सी चिपटी है और यहाँ पर हल्की सी चिपटी है, सही है ना बाबू? यहाँ पर तो चिपटी नहीं होगी। पृथ्वी की जो स्वाभाविक त्रिज्या है, रेडियस, उसका वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक होगी 6400 किलोमीटर। क्या लगता है तुमको, यहाँ से यहाँ तक भी 6400 किलोमीटर होगी? अरे यार, 1 किलोमीटर तो ज़रूर कमा होगा, कम से कम, कुछ नहीं कमा तो 1 किलोमीटर भी कमा। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से केंद्र के थोड़ा नज़दीक आ गए। जब तुम केंद्र के नज़दीक आओगे तो पृथ्वी यही ना, यही ना वो बल है, पॉइंट जहाँ से पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींच रही होगी, सही है ना? इसके वजह से नहीं खींच रही, अपने केंद्र की वजह से खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, समझ रहे हो ना? तो जब पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो क्योंकि दूरी कम है तो ज़्यादा पावर से खींचेगी, इसलिए यहाँ पर त्वरण का मान 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर शायद होता है। बढ़ गया ना? बाकी जगहों पर कहीं पर 9.77 भी होता है। ऐसा क्यों है हम समझ सकते हैं। जहाँ पर वो ज़्यादा ताकत लगा रही है इसका मतलब वो ज़्यादा नज़दीक है, जहाँ पर वो ज़्यादा दूर है, दूर कहाँ पर हो सकती है? हमको लगता है ये सब दूर जगह है। यहाँ पर कितना होगा इसका? 9.77। ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाएगी। क्यों नहीं लगा पाएगी? क्योंकि केंद्र से दूरी ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का परिभाषा भी तो यही है, केंद्र की ओर खींचती है पृथ्वी किसी वस्तु को जिस त्वरण से। नींद आ रहा है? जाके सो जाओ। नहीं, सो जाओ थोड़ा सा ना मुनी, तुमको भी नींद आ रहा बाबू? देखो हम पढ़ाते ज़रूर हैं बट ध्यान सब जगह है, ठीक है? तो आप गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला निकाल लिए, जी का भी हो गया। अब ये जी का मान जो है वो होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11। अब ये सिर्फ 10⁻⁻11 ही नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ होना चाहिए, कोई मात्रक। जैसे जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी है ना? तो क्या यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए था ना? वो आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग देखो उसको मालूम कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग जी का मान वहाँ से निकालते हैं। यहाँ बना रहे, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। देखो कैपिटल जी को अकेला करो तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटे m1.m2। देखो तो इस जी को अगर तुम अकेला करोगे तो आर स्क्वायर इसके पास आएगा, m1 और m2 नीचे चलाएगा। सही बोल रहे हैं बाबू? तो ये जो वैल्यू मिला हम लोगों को
ये किसका मात्रक हो गया? ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला निकल गया। ये किसका था? गुरुत्वाकर्षण का। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला निकल गया, इसलिए हम इसको क्या कर दिए? डब्बा में डाल दिए। अब इसका वैल्यू निकालो। देखो एफ क्या होता है? बल। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मालूम है ना? इसको हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? N। R किसको बता रहा है बाबू? बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं दूरी के लिए, तो दूरी के लिए स्मॉल r हो गया। दूरी का SI मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर में मापते हैं दूरी को, याद करो, फिजिक्स शुरुआत में पढ़े हम लोग। इसके बाद m1 क्या है बाबू? द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मास। और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है बाबू? किलोग्राम। तो 2 गुना है, m2 भी न है, ये भी द्रव्यमान होगा, ये भी मास होगा, और इसका भी SI मात्रक क्या होगा बाबू? kg। अब देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना आसान तरीके से निकलेगा। कैपिटल G बराबर F की जगह पे क्या रख देंगे? N, न्यूटन। R की जगह पे क्या रख देंगे बाबू? मीटर। और R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर बटे m1 गुने m2 यानी kg गुने kg। तो यहाँ मिल गया हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव्स में जाओगे तो उसको शायद ऐसे लिख देता है वहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं ना जी। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। तुम लोग तो पहले यही समझे होगे, ऐसे लिखेंगे सर, है ना? बिल्कुल। कंफ्यूज हो गए? नहीं ना। तो अब हम जान गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। इसको हम लाके यहाँ रख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2 रख दिए। जिस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखते हैं, इसके लिए भी मिल गया। और ये वैल्यू कितना बनेगा? ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या बनेगा? इसका बल है ना, किसमें होगा? न्यूटन में होगा। अगर आपको सवाल लगे कि इसका क्या होगा, इसका न्यूटन होगा। तकलीफ नहीं? चेक कर लें क्या? किसी को शक लग रहा है तो चेक कर लिया जाए, इसका कर लिया जाए ना। चलो करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका मात्रक क्या निकलेगा आराम से। जी का वैल्यू क्या निकला बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 इंटू m1 किलोग्राम इंटू m2 किलोग्राम होगा बाबू बटे r स्क्वायर यानी मीटर पे पावर 2। मीटर पे पावर 2 कट गया। अब हमको मिलेगा न्यूटन किलोग्राम पर पावर -2 इंटू 2 को किलोग्राम हो गया तो किलोग्राम पे पावर +2। गुना में अगर बेस बराबर है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, पता है हम लोग को ना, तो किलोग्राम में ये पावर क्या हो जाएगा आपस में? तो क्या बचेगा? केवल जो बल का मात्रक है न्यूटन। मुश्किल काम नहीं ना। देखो चीज़ें आसान भी हो सकती हैं, है ना, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो। डिफ़िकल्ट मानोगे बाबू तो बहुत तकलीफ होने वाला, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। अब हम तुमको बताएंगे इसका मान निकालने तो वो रोगे। अब देखो नोट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रश्न बनाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, है ना। तुमको हम गुरुत्वाकर्षण बल का पहले परिभाषा लिखवाएंगे, फिर हम तुमको प्रश्न उसमें बनाएंगे कि लिखने के बाद ही कि गुरुत्वाकर्षण किस पर डिपेंड कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता है 2 पदार्थों के बीच के द्रव्यमान पर और उनके बीच की दूरी पर। ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? 2 पदार्थों के द्रव्यमानों पर और उन पदार्थों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। 2 केस हो जाएगा। जब यही बात द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तुम देख सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और यहाँ हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि बीच की दूरी के वर्ग के हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोनों इक्वेशन को हम एक जगह परोस देंगे। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमको एक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक रखना होगा। G है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो उसके लिए एक प्रश्न है कि G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं, उसका हम यहाँ पर रीज़न भी लिख दिया है। ये तुम अपने साथ मेंशन भी कर लोगे उसी टाइम, है ना, कि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि नियतांक उस वैल्यू को कहा जाता है जो ताप, समय, आवृत्ति, द्रव्यमान, दूरी किसी पर भी, और भी अगर 1-2 एंटिटी है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। इसका अपना एक निश्चित वैल्यू होता है। देख सकते हो तुम बाबू, इसका अपना एक निश्चित वैल्यू है। 6.673 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर पावर -2। ये हो गया। इस कभी नहीं बदलता है, ये रहेगा हमेशा। सभी ब्रह्मांड में हर एक कण के लिए ये काम करता है। G का मान कभी नहीं बदलता। इसके बाद पूछा गया क्या F का मान भी बदलता है? नहीं भाई, F फोर्स यानी बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
फिर सवाल था गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ हम लोग ढूंढेंगे इसका फॉर्मूला और साथ ही ढूंढेंगे इसका मात्रक। तो ये उसका फॉर्मूला निकल गया एक बात, और यहाँ पर उसका मात्रक निकल गया दूसरी बात। सही है ना? इतना सा काम हम लोग आज करने वाले हैं। प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करें। गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करें। गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करें। लिख लिए? लिखिएगा जवाब में। लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला दुर्बल बल है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला दुर्बल यानी कमजोर बल है। कमजोर बल है, पूर्ण विराम। जानते हो एक और बात, एक और दिलचस्प बात यह है कि न्यूटन तो ये निकाल कर दे दिए थे हम लोगों को, लेकिन ये जो कैपिटल जी है ना, इसका मान न्यूटन नहीं पता लगा पाए। इसका मान, कैपिटल जी का मान सर हेनरी कैवेंडिश, नाम है उनका सर हेनरी कैवेंडिश। ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है ना हम लोगों को, इसका पता लगाने वाले का नाम था सर हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने यह पता लगाया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है, 6.673 गुने 10⁻⁻11। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो क्या लिखवाएं बाबू हम लोग? दुर्बल बल है, पूर्ण विराम। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल डैश निशान दे दीजिए, एक डैश जैसा बड़ा जैसा से निशान। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया बाबू। इसके बाद आगे लिखोगे समीकरण। व्यंजक। आगे लिखिएगा समीकरण व्यंजक। नोट नहीं करना है, सिर्फ लिखने के लिए बोले हैं समीकरण व्यंजक। ये लिखने के बाद समीकरण व्यंजक हो गया। बोले माना कि, लिखिए माना कि
माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, क्रमशः m1 तथा m2 हैं, वे एक दूसरे से, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जब दिक्कत, अरे तेरी के पिंटू, व्हाट वाज दैट मैन, पिंटू वो क्या हुआ है, क्या लाइट चली गई थी आधा होने के बाद? शानदार। अच्छा एक बात मानो, ये बंदा सबसे ज़्यादा स्टाइलिश होके आता है, डिज़ाइन बाल का अगर देखा जाए तो, नहीं बदल के आता है, खतरनाक स्टाइल से। मास्क लाए बाबू, ठीक, बुरा मत मानना, वैसे मान भी सकते हो, चलेगा। हम लोग का साथ बहुत लंबा चलने वाला ना, मैट्रिक में मिलेंगे, फिर 11th में मिलेंगे शायद, भटकते हुए रास्ता में, तुम पत्थर चलाना, हम पत्थर बटोरेंगे, चलेगा, रिश्ता लंबा है। क्या बाबू? माना कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 बटा m2 बोला, m1 तथा m2 हैं, वे एक दूसरे से क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ठीक है, वे एक दूसरे से r दूरी पर हैं, वे एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं, स्मॉल r दूरी पर हैं, पूर्ण विराम। न्यूटन के अनुसार ये लिखिएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 समीकरण 1। जितना बोलेंगे उतना लिखना है, अपने मन से मत आगे भागोगे। F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 समीकरण 1, इंटू m2 समीकरण 1, तथा F प्रोपोर्शनल 1/r², 1/r², सही है। समीकरण नंबर 2, इन वस्तुओं पर लगने वाला बल, इन वस्तुओं पर लगने वाला बल इन वस्तुओं पर लगने वाला बल इन वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा, इन वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, के अनुदिश होता है, के अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब उसी दिशा में होता है जिस दिशा में रेखा दौड़ रही होती। इस वस्तु की रेखा इधर जा रही होती तो बल इस तरफ है, इसकी रेखा इस तरफ जा रही है तो बल की दिशा इस तरफ है, इसलिए वर्ड यूज किया गया अनुदिश, उसी ओर। सही है। लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, आगे लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। नीचे आ जाइए लाइन में और ये वाला लिखिएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा r²। तकलीफ? आगे बढ़े बाबू। ठीक है, आगे लिखेंगे ये वाला और डब्बा में डालेंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। डब्बा में डाल दीजिए। हम हमेशा 6 नंबर में पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर हम गुरुत्वाकर्षण पूछेंगे बाबू। हम थोड़ा सा बैठ सकते हैं। हो गया?
नो नो नो, ये कोरोना नहीं है गधे, खांसी, हर खांसी को कोरोना बोलता है यार, अजीब गधा नागमुनिया है। हो गया। यहाँ यहाँ नीचे लिखिएगा, यहाँ यहाँ कैपिटल जी, यहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है पूर्ण विराम। इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहा जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ताप दाब, आवृत्ति, द्रव्यमान, दूरी, ताप दाब आवृत्ति द्रव्यमान दूरी, क्वथनांक गलनांक, तुम बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। पूर्ण विराम। कैपिटल जी का निश्चित मान होता है, कैपिटल जी का निश्चित मान होता है, जिसका पता सर हेनरी कैवेंडिश ने लगाया, जिसका पता सर हेनरी कैवेंडिश ने लगाया, जिसका पता सर हेनरी कैवेंडिश ने लगाया। पूर्ण विराम। कैपिटल जी इज इक्वल टू, कैपिटल जी बराबर ऐसे इक्वल टू 6.673 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन कैपिटल N मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। पूर्ण विराम। तुमको जानकर और रोचक लगेगा कि वो बैठे बैठे पता नहीं लगाए थे, वो सोना के दो गोला सोना का लिए और उन दोनों के बीच प्रयोग किए, दोनों का द्रव्यमान वो बराबर रखे और दोनों को 1 मीटर की दूरी पे रखे। उसके बाद जब कैलकुलेशन किए ना तो वैल्यू कितना निकल करके आया उनको 6.673 गुने 10 पावर -11। ये वैल्यू निकल कर आया, इसका मतलब मेरे पास कैपिटल जी का भी मान होना चाहिए। तो आगे लिखोगे बाबू गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना, उसी क्वेश्चन के आंसर में नीचे लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना और अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज़ को। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना। हो गया, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। इसको थोड़ा एक लाइन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये नियतांक की गणना कैसे हुई उसके लिए आपको ऐसे लिखना होगा कि चूँकि F इज इक्वल टू कितना होता है G_m1 m2 अपॉन r², इसलिए G बराबर क्या हो जाएगा FR² से गुना हो जाएगा, तो FR², ये दोनों नीचे आ जाएगा m1 गुने m2। ये करो पहले, ये रेड वाला लिखो अभी। देख लो बाबू, कोई जादू तो नहीं किया गया ना यहाँ पर। ये सिंपल सा मैथ आप समझते हैं ना इस चीज़ को। इसका मान निकालना है जी का मान हमको, तो जी को अकेला करो तो ये r² कहाँ जाएगा, उड़ करके इधर आ जाएगा, ये दोनों ऊपर में इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। समझते हैं ये चीज़ को। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो F जो है वो किसको बता रहा है, बल को, और बल का मात्रक क्या होता है बाबू न्यूटन।
न्यूटन को सूचित करते हैं कैपिटल एन से। दूसरा है आर। आर किसको बता रहा है बाबू? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर। मीटर को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। m1 और m2 क्या बता रहा है बाबू? द्रव्यमान को। देखो ये गलत लिख दिया हम। m1 भी बता रहा है द्रव्यमान को, m2 भी बता रहा है द्रव्यमान को। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं बाबू? kg में। तो ये भी kg हो गया, ये भी kg हो गया। अब देखो तो कैपिटल G बराबर हो जाएगा F यानी कि न्यूटन, R स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और नीचे 2 को kg का स्क्वायर होगा। इसको हम लिख देंगे और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर पावर -2। इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया नियतांक का मात्रक। हो गया बाबू? हरिकांत क्लियर है बाबू? थोड़ा भी अगर डाउट है बाबू, देखो विज्ञान है यार, सवाल एकदम करना लाजमी है। एकदम कर दो सवाल। थोड़ा भी लग रहा है डाउट कि नहीं न्यूटन तो कुछ और कहें और आप कुछ और कर दिए हैं, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? नहीं, देखो न्यूटन वो 2 बात बोले और ये पूरा कैलकुलेशन उन्हीं 2 बातों पर हुआ है ना। 2 वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होनी चाहिए, और आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला कौन सा है? वो वाला या ये वाला? ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक बल है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर किसी को शक लग रहा है तो वो चाहे तो इसका भी नोट कर सकता है, बट ज़रूरत नहीं है। और जब उससे पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कैसे निकालते हैं, निकाल कर रख दिया वहाँ पे, सही है ना। हम कैलकुलेशन ऐसे करके दिखला सकते हैं। कल हम लोग जानेंगे, मेरे ख्याल से कल हम लोग मैथ का क्षेत्रमिति शुरू करते हैं, है ना। और इतना जो हम इसलिए इसको रोक रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ शुरू हो गया, तो तुम थोड़ा सा इसको आराम से दिमाग में ना इसको एडजस्ट कर लो सही से, ठीक है। जितना जल्दी अब चैप्टर क्लोज होगा और उसी चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाएगा क्लोज होने के साथ ही, ठीक है, वो ठीक रहेगा। 10th वाले के साथ भी वही चल रहा है, 12th में भी वही किया है आज, तो वैसे ही काम चलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग गायब नहीं होइएगा अभी कुछ दिनों तक, तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी को शादी में जाना है, शादी करना है, कहाँ जाए? मुकाम आ जाएगी, कल आ जाएगा मुकाम। क्या होता है? मृत्यु होता है। किसका? बहुत गोलमोल चल रहा है बाबू, जानकारी का अभाव है। जिस दिशा में है ये वाला वस्तु जो है, ये किस पर बल लगाएगा? M2 पर। इसका बल किधर होगा? इस दिशा में होगा, तो इस वस्तु के साथ अनुदिश रेखा में हो गया। वो वाला जो वस्तु होगा वो किस पर बल लगाएगा? इस पर, तो उसका बल किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये बल उधर लगा रहा तो वो भी बल उधर लगाएगा। उधर किस पे लगाएगा? किसी पर नहीं। 2 वस्तु एक दूसरे पर लगाते हैं बल, तो इसका बल इस तरफ, तो इसका बल इस तरफ। जो वस्तु ये है अनुदिश, इसके अनुदिश माने एक दूसरे की ओर, इसका बल, ये अनुदिश। समझ में आई बात? ये इनका अनुदिश है। और तुम फोटो भी देख सकते हो, ये फोर्स देख लो, इस दिशा में, ये इस दिशा में, सही है ना। 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, यह 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। और इन दोनों बल जो होते हैं ये उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे आप द्रव्यमान बढ़ाओगे, 2 भारी चीज़ लेकर चले आओ। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर एक वस्तु हल्का हो, एक वस्तु भारी, देखो दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो केस समझ में आता है। अगर एक वस्तु हल्का हो, एक वस्तु भारी हो, तो फिर क्या होगा? कौन किसकी ओर खिंचाएगा? हल्का वाला भारी वाले के पास चला जाएगा टनाते हुए। सही बोल रहे हैं बाबू? तुम हल्के हो या भारी हो पृथ्वी की तुलना में? पृथ्वी का वजन मालूम कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg, समझे। और इसका त्रिज्या होता है लगभग 6400 किलोमीटर। अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, किताब में देखो ना सब कुछ। त्रिज्या 6400 किलोमीटर है ना। और इसका जो वज़न है पृथ्वी का वो तकरीबन है 6 × 10⁻24, कहीं पर होगा, कहीं तो होना चाहिए भाई। हाँ, 6 × 10⁻24 kg। क्या हुआ? बंद हो गया क्या?
6 इंटू 10 पे पावर 24, 6 गुने 10 पे पावर 24 kg माना गया है पृथ्वी का द्रव्यमान। तुम समझ रहे हो इस बात को बाबू? अब इसके सामने 65 किलो का आदमी क्या है? 6 गुने 10 पर पावर 24, यानी 6 के बाद 24 को जीरो बिठाओ, देख ले कितना वजन हो गया। अब ऐसा नहीं कोई तराजू लेके गया था पृथ्वी को तौलने, अनुमान अनुमान है। समझ में आ रही बात? तो आप कौन किसकी ओर खिंचाएगा? आप खिंचाएंगे पृथ्वी की ओर। इसलिए तुम देखोगे कि जब तुम ऊंचाई से कूदते हो तो तुम ऊपर नहीं जाते हो, तुम नीचे आते हो। तुम्हारे नज़दीक में पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान काफ़ी बड़ा है, 6 गुने 10 से पावर 24 है, और तुम्हारा द्रव्यमान कितना है? 60 kg, तुम लोग 35 ग्राम बहुत छोटे, इतना छोटा कि आसानी से वो खींच लेती है तुमको। यही जब तुम किसी और बड़े ग्रह के पास चले जाओगे, इधर पृथ्वी हो 6 गुने 10 से पावर 24, और इधर बृहस्पति ग्रह हो और बीच में तुम हो, तब तुम किस ओर खिंचाओगे? जितना बड़ा द्रव्यमान है वो अपना उस ओर खींचेगा तुमको। फर्क समझ में आ रहा है गुरुत्वाकर्षण का केस? कोई तकलीफ है? नहीं ना? और ब्रह्मांड में हर कण जो इससे बंधा हुआ है वो इसीलिए बंधा है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बल लगाता है। एक को लगाता तो खिंचा जाता ना, यहाँ दोनों लगाता तो ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, तो ये बंध जाते हैं, समझे? इसलिए ये हमेशा एक दूरी को मेंटेन रखते हैं, बना कर रखते हैं। तकलीफ नहीं है? तो कल हम लोग क्षेत्रमिति के साथ मिलेंगे मैथ का, है ना?